तो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के 50 साल पूरे होने पे ये विचार आया था कि HSTP को याद करते हुए क्यों ना एक सालाना व्याख्यान माला की श्रृंखला की शुरुआत की जाए इस साल से। तो इसी व्याख्यान माला लेक्चर सीरीज़ की पहली कड़ी आज यहाँ शुरू हो रही है और इसमें व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच हम सभी के दोस्त, कवि, लेखक, वैज्ञानिक लालटू मौजूद हैं। तो लालटू IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं प्रशिक्षण से और पेशे से, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कवि और लेखक हैं और तमाम मसलों पे अपनी रेडिकल सोच के लिए जाने जाते हैं। तो लालटू, आपका स्वागत है मंच पे। लालटू के स्वागत के लिए मैं ईशा से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया एकलव्य का कि मुझे ये मौका मिला है। पेशे से मैं अध्यापक हूँ, तो तकरीर करना तो मेरा पेशा ही है एक तरह से। फिर भी मेरे शीर्षक में मैंने रखा है बिखरे हुए सवाल, शायद यहाँ शीर्षक है कुदरत के सच और समाज, कुछ बिखरे हुए सवाल। और तकरीर कहीं बिखर ना जाए, इस वजह से मैं कुछ लिख कर लेकर आया हूँ और मुझे कहा गया कि मुझे तकरीबन 40 मिनट बोलना है। तो और 40 मिनट कोई पढ़ रहा हो तो बीच में बोरियत हो सकती है। तो मैं शुरुआत में कुछ सामान्य सी बातें करूँगा, उसके बाद विज्ञान के बारे में बात करूँगा, विज्ञान की आलोचना पर, और आखिर में मैं अपनी कुछ चिंताएं आपसे साझा करूँगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप बीच में बोर हो जाएं तो ठीक है, झपकी ले लें, पर आखिर में अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। होविशिका व्याख्यान माला में भागीदारी करते हुए मुझे खुशी है, संकोच भी है। संकोच इस वजह से क्योंकि इस शहर में होविशिका के साथ जुड़े वर्षों से जुड़े दिग्गज मौजूद हैं जिन्होंने लगातार इसकी दशा और दिशा तय की है। यहाँ पर साथी अध्यापक जो होविशिका के साथ जुड़े रहे हैं, कई ऐसे साथी यहाँ मौजूद हैं जो ज़्यादातर जो जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर वो मुझसे वरिष्ठ हैं। कई आ पाए हैं, कई नहीं आ पाए हैं। जो मुझसे उम्र में कम भी हैं, उनके पास भी तजुर्बों का खजाना है। और इन सब के सामने मुझे आज भी लगता है जैसे मैं 28 साल का युवक हूँ और चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, दिल्ली रतलाम होकर उज्जैन पहुँचा हूँ और होविशिका का शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वो तमाम यादें मैं कहने लगूँ तो फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी, तो वैसे नहीं, बाद में बातचीत में वो आपसे साझा कर सकता हूँ। एक संकोच और भी है कि मैंने अपने उस्ताद के साथ और बाद में शागिर्दों के साथ जो रिसर्च का काम किया है वो पारंपरिक ढंग के प्रयोगों का नहीं, बल्कि कागज़, कलम और कंप्यूटरों पर किया गया सैद्धांतिक काम है। ऐसा भी है कि अक्सर अपने काम का औचित्य समझने समझाने के लिए औरों द्वारा किए प्रयोग, जिन्हें हम आमतौर से वेट लैब कहते हैं, ऐसे काम के साथ संगति की कोशिश की है। कभी कभी वेट लैब में हुए काम को सैद्धांतिक जामा पहनाया है, कभी प्रयोग कर रहे किसी साथी की किसी गलत समझ को सुधारा है। पर होविशिका पूरी तरह प्रयोगों के आधार पर विज्ञान करने का एक तरीका था। यानी इस मायने में मैं थोड़ा सा एक अलग परंपरा से आता हूँ, इसलिए भी ज़रा संकोच है कि मुझे यहाँ होना चाहिए या नहीं। बहरहाल दिसंबर 1978 में कानपुर से मुंबई के रेल के सफ़र में अचानक बीच में कहीं अरविंद गुप्ता गाड़ी में चढ़ गए। उन दिनों पता नहीं टेलको या किसी कंपनी के साथ काम करते थे और वो किशोर भारती के अपने तजुर्बे सुनाने लगे। हमेशा की तरह उनके पास पिटारा होता था बच्चों के खिलौनों का। तो इन बातों का असर था मुझ पर। और बाद में जब मैं कभी रिसर्च स्टूडेंट था तो प्रोफेसर अनिल सतगोपाल के जनविज्ञान पर लिखा एक लेख पढ़ा मैंने, जो इसमें विज्ञान के खास पहलू की बात थी जो हमें कंसेप्चुअल जंप्स यानी समझ के स्तर पर छलांग लगाने की काबिलियत देता है कि हम किसी एक विषय में एक पहेली हल करने की महारत का इस्तेमाल किसी और विषय में सवाल हल करने के लिए कर सकें। यानी कुदरत के विविध पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करना ये विज्ञान का मकसद है, पर साथ ही हमें ये ताकत देता है कि हम समाज के दीगर पहलुओं पर भी मानीखेज जानकारी पा सकें। और उन्होंने मिसालें दी थी अपने लेख पर। बहरहाल बात शुरू करने के लिए मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। कोई 25 साल पहले
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोफिजिक्स के प्रोफेसर एंडरसन ने कविता लिखी थी। कविता है कायनात की शुरुआत से आज तक के लंबे सफ़र पर क्या समझ बनी है उस पर। ये लंबी कविता है, सारी कविता तो पढ़ नहीं सकता। जैसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर देश काल की कोई धारणा नहीं थी, फिर उसके बाद बड़ा धमाका हुआ, खरबों सालों तक बने कण, अणु, परमाणु, फिर तारे, ग्रह, फिर धरती पर जीवन, जीव जंतु आदि आदि। मैं आखिरी 4 लाइनें पढ़ता हूँ। लुक एट अर्थ, क्रस्ट, oceans, air, life, cool. A trivial speck, an afterthought, but all we got. So here we are, simple and meek. Now how do we get through the rest of the week? देखो ये धरती, इसकी परतें, समंदर, हवा, जीवन, है ना ये बढ़िया। महज धूल के कण सा जैसे भूले से बन गया, यही हमारे पास बचा। हम नादां लाचार, अब कैसे गुजारें आगे के दिन 4। सब कुछ जान लेने के बाद भी सवाल है कि हम अगले दिन कैसे गुजारें। जाने अनजाने एंडरसन हमें विज्ञान की आलोचना की ओर ले जाते हैं। होविशिका की शुरुआत के दिनों में न केवल विज्ञान की आलोचना पर समकालीन काम से परिचित हो पाना बड़ा मुश्किल था, दरअसल वैज्ञानिकों में ऐसी समझ भी कम ही थी कि विज्ञान की भी साहित्य या कला की तरह आलोचना हो सकती है। पश्चिमी मुल्कों में लॉजिकल पॉजिटिविज्म यानी आँखें देखी और जहन में घोटी, जो आज भी अधिकतर विज्ञान कर्म की बुनियाद है, इसकी चीरफाड़ हो रही थी। हमारे यहाँ संजीदा समझदार लोग ये सब पढ़ रहे थे। एलिट संस्थानों में विज्ञान पढ़ते हुए इस आलोचना से अछूता रहना नामुमकिन था और एक अधकचरी सी समझ इस बारे में थी। कह सकते हैं कि विज्ञान में आस्था का संकट था। कभी मैंने एक लेख लिखा था, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फंडामेंटल साइंसेज, अ थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऑन द मिथ, बुनियादी साइंस की आलमी पहचान, तीसरी दुनिया से प्रतिक्रिया। लेख छपा नहीं, उसमें फिलिस्तीनियों पर चल रहे इजरायली हमलों का जिक्र था और जिस पत्रिका के लिए लिखा था वहाँ यह छपना नामुमकिन था। वक्त के साथ विज्ञान में मेरी आस्था बढ़ती रही और आज पूरी तरह से विज्ञान में ही आस्था रखता हूँ। बराबरी, इंसाफ, प्रेम, अध्यात्म, तकरीबन हर बात क्या विज्ञान से इतर है और क्या विज्ञान में शामिल है, यह समझ मुझे विज्ञान से ही मिलती है। अक्सर हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी को गडमड कर देते हैं और टेक्नोलॉजी की आलोचना को ही विज्ञान की आलोचना समझ बैठते हैं। टेक्नोलॉजी की आलोचना आसान है। हमारे कॉलेज के दिनों में कैट स्टीवंस का एक लोकप्रिय गीत था, वेल आई थिंक इट्स फाइन बिल्डिंग जंबो जेट्स और टेकिंग अ राइड ऑन अ कॉस्मिक ट्रेन, स्विच ऑन समर फ्रॉम अ स्लॉट मशीन, येस गेट व्हाट यू वांट इफ यू वांट, बिकॉज यू कैन गेट एवरीथिंग, आई नो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, वी आर चेंजिंग डे टू डे, बट टेल मी वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले। अच्छी बात है, जंबो जेट बना ले, रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर ले, पैसे डालकर मशीन की ठंडी हवा खा ले, हाँ जो जी चाहे ले ले, सब कुछ है तेरे हाथ। सही है कि हम बहुत आगे बढ़ाए हैं, हर दिन हम बदलते जाए हैं, पर ये बता कि बच्चे कहाँ खेलें। सादी सरल आलोचना, वे डू द चिल्ड्रन प्ले, ये सवाल आज और भी ज़्यादा संजीदा बन चुका है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का रिश्ता जटिल है। एक सरलीकृत सी समझ है कि वैज्ञानिक खोज का व्यावहारिक इस्तेमाल ही टेक्नोलॉजी है। दरअसल आज बहुत सारा विज्ञान टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर खड़ा है। कंप्यूटरों के बिना आज विज्ञान कर्म सोचा ही नहीं जा सकता है। लोगों के जहन में विज्ञान की अहमियत टेक्नोलॉजी के चमत्कारों से ही बनती है, लिहाजा विज्ञान पर बात करते हुए टेक्नोलॉजी से बच पाना मुमकिन नहीं है। जैसा हम धरती को आज जानते हैं, जीव जंतु, आबो हवा 2-3 सदियों तक ऐसा रहेगा भी कि नहीं कहना मुश्किल है। बकौल गालिब मतलब 2-3 सदियों के बाद भी शायद हम कहते रहेंगे सब्ज़ा व गुल कहाँ से हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। और ये संकट विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही आए हैं। ऐसे में विज्ञान के उन मानदंडों को फिर से देखने की ज़रूरत है जिन पर होविशिका की बुनियाद खड़ी थी। चेतना के स्तर पर तर्कशीलता को बढ़ाना, कुदरत के प्रति सचेत और उत्सुक होना, मान्य सिद्धांतों पर सवाल खड़े करना, ये आम खासियत उनमें से कुछ हैं। 1988-89 में मैं यूजीसी टीचर फेलोशिप लेकर एकलव्य के हरदा केंद्र के साथ जुड़ा। तब तक मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मिडिल स्कूलों में होविशिका के समांतर सामाजिक विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया था। अभी आपने शोभा जी से वो कहानी सुनी और इसे बढ़ाया जा रहा था। इस दौरान देश में जनविज्ञान आंदोलन की एक नई लहर खड़ी हो रही थी। ये सब देश काल और व्यवस्था की सीमाओं के अंदर रहकर होना था। आलोचना की नई खिड़कियां खुल रही थीं। अनिल भाई से एक बात मैंने जानी थी कि पोषण पर 2 अलग नज़रियों से जानकारी फैलाई जा सकती है। एक महज विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का नज़रिया है
जिसके मुताबिक ठोस जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए कि वे कैसा भोजन लें, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि हो। यह पाठ्यपुस्तक किस्म की जानकारी है। दूसरा ये कि न्यूनतम पोषण कैसा हो। पहला नज़रिया महज जानकारी है, जबकि दूसरा हमें मजबूर करता है कि हम पूछें कि हर इंसान की न्यूनतम माली ज़रूरत कितनी है कि वो उचित पोषण पा सके। यानी हम समाज में गैर बराबरी और बड़े तबके की बदहाली पर सोचने को मजबूर होते हैं। जन विज्ञान हमेशा ही मान्यताओं पर सवाल खड़ा करता रहा है। पंजाब की तर्कशील सोसाइटी या महाराष्ट्र का लोक विज्ञान संगठन या केरल का शास्त्र साहित्य परिषद या तमाम साइंस क्लब जो देश के अलग अलग हिस्सों में चलते रहे हैं, हर जगह यही बात है। करीब 25 साल पहले मैंने जनसत्ता के चंडीगढ़ संस्करण में लिखे एक लेख में यह प्रस्तावना रखी थी कि इन आंदोलनों पर समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाना लाजमी है। यानी हम लोग जो कम या ज़्यादा अलग अलग अवधियों तक इनसे जुड़े रहे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम कैसा नज़रिया अपनाते हैं, ये समझना चाहिए। पिछली आधी सदी में समाज विज्ञान के कई चिंतकों ने बार बार कहा है, हमारा सामाजिक अतीत हर तरह के पाठ में हमारे साथ रहता है। वो हमें लचीला होने से रोकता है। आज़ाद ख्याली में भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाते। हम वही देखते हैं जो हमारी आस्था के अनुकूल होता है, वह नहीं देख पाते जो हमारे जज्बात से टक्कर ले पाए। देरिदा का एक प्रसिद्ध कथन है, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। और टेक्स्ट मतलब सिर्फ पाठ नहीं, यानी कि जो कुछ भी हम, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे पुस्तकें हो, कुछ भी। तो अगर मैं सामंती सरोकारों के साथ ही पला बढ़ा हूँ तो जो कुछ भी मैं देखता, कहता, लिखता हूँ उस पर मेरा अतीत हावी रहेगा। मैंने साधारण हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल में विज्ञान बड़े नीरस ढंग से पढ़ाया जाता था। मेरी रुचि साहित्य और गणित में थी, तो मोहल्ले के जानकार बड़े लोगों के सुझाव से और कुछ वजीफे की शर्त ऐसी थी कि आगे की पढ़ाई अपने आप तय हो गई। मैं केमिस्ट्री में लगातार गणित की ओर झुकता रहा और बाद में मौका मिलते ही सैद्धांतिक शोध में आ गया। ऊंची तालीम मुझे हिंदुस्तान और दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से मिली, पर होविशिका से जुड़कर मैंने बहुत कुछ नया सीखा। होविशिका के आखिरी दौर में दुनिया कई मायने में लगातार छोटी होती जा रही थी। 90 के दशक में यूनिवर्सिटियों, शोध संस्थानों में इंटरनेट आ चुका था। जब तक हैदराबाद में IIIT यानी देश की पहली सूचना टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनी, हमारे और पश्चिम के बौद्धिकों में जहनी छलांगों की दूरियां कम हो चली थी और हम एक अजीब हाइपर रियलिटी का हिस्सा बन चुके थे, जिसमें अचानक सब कुछ मीडिया तंत्र के हाथों तय होने लगा था। एक नारा उछला था कि इतिहास का अंत हो चुका है। यानी हाल की सदियों में जो लोकतंत्र आधारित समाज और बराबरी के सपने उभरे थे, उनकी जगह बड़े पैमाने की गैर बराबरी की बुनियाद पर खड़े सरमायादारी के सियासी ढांचे ही अब हमारी नियति है। अगले 2 दशकों में झूठ को सच बनाकर पेश करने वाली फैक्ट्रियां हमारे चारों ओर फैल चुकी हैं। होविशिका का रुकना या ख़त्म होना एक बड़ी त्रासदी का हिस्सा था जो आलमी पैमाने पर हो रही थी। फिर भी सोचना लाजमी है कि हम इस पूरे दौर में कहाँ थे और हमने इस दौरान क्या कुछ किया। विज्ञान से आमतौर पर हमारा मतलब हाल की सदियों में पश्चिमी मुल्कों में तेज़ी से आए बदलावों से होता है, जिनमें खास किस्म का दार्शनिक चिंतन भी शामिल है। ये सोच अचानक नहीं टपकी। चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, इराक आदि में सदियों से जो वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन विकसित हुआ, उसके साथ आधुनिक विज्ञान का गहरा संबंध है। फिर भी विज्ञान को जिन खासियतों से आज हम जानते हैं और इसमें कोई आखिरी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, ये बातें हाल की सदियों में पश्चिम में ही गहराई से सोची गई। देश काल के पैमानों में विज्ञान के विषयों की व्यापकता हमें अचंभित और अभिभूत करती है। परमाणु की नाभि में मौजूद सूक्ष्मतम कणों से लेकर कायनात के दोनों छोरों तक की जानकारी इकट्ठी करना प्रकृति विज्ञान या नेचुरल साइंसेस है। कायनात की शुरुआत के बड़े धमाके से लेकर अभी तक को साल भर के कैलेंडर में समेटा जाए तो इंसानी सभ्यता के लिए आखिरी 15 मिनट ही बनते हैं। यानी अगर 1 जनवरी की शुरुआत या आधी रात में कायनात बनती है तो मानव सभ्यता 31 दिसंबर को रात 11:45 पर सामने आती है। आम तजुर्बे में बहुत तेज़ी से हो रही घटनाएं भी 1 सेकंड में 1000 बार से ज़्यादा नहीं होती। जब बच्चों को अक्सर हम कहते हैं कितनी जल्दी अपनी पलकें झपका सकते हो, विज्ञान में पल भर में खरबों बार हो रही घटनाओं पर भी प्रयोग होते हैं। नहीं के बराबर ऊर्जा से लेकर सारी कायनात में व्याप्त ऊर्जा से जुड़ी घटनाओं को जाना परखा जाता है। विज्ञान हमें ये बताता है कि इस विशाल कायनात में हमारा अस्तित्व नहीं के बराबर है। साथ ही विज्ञान हमें ये साहस देता है कि हम हर मान्यता पर सवाल खड़ा कर सकें। इस वजह से सही गलत ये धारणा बनी है कि यही इल्म का सबसे ऊंचा दर्जा है। कुदरत के रंग अनोखे हैं, इसलिए इसे जानने की चाह हर इंसान में है। हर खित्ते में, हर पैमाने पर अनोखे रूप दिखते हैं।
गुरुत्वाकर्षण और कभी कभी विद्युत चुंबकीय आकर्षण से बने पिंड जैसे धूमकेतु, ग्रह उपग्रह, तारे, तारामंडल, निहारिका आदि हैं। इस खगोलीय विशालता की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर धरती की सतह पर कई किस्म की रचनाएं हैं। वैज्ञानिक इनको अलग अलग वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण सिखाने की अहमियत होविशिका पाठ्यक्रम में भी थी। जीव जगत में भी वर्गीकरण बुनियादी बात है। जीव जगत से सूक्ष्मतर किसी पौधे या प्राणी की कोशिकाओं में हम विविधताएं देख सकते हैं। उससे भी आगे अणु, परमाणु, नाभि में विविध प्रकार की रचनाएं हैं। कायनात की शुरुआत से आज तक कणों से लेकर ग्रह तारे तक के सफ़र को भी अलग युगों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, यानी देश काल और समय दोनों का वर्गीकरण किया जाता है। जैविक विकास और धरती की परतों में वक्त के साथ बदलाव को अलग अलग युगों में बांटकर देखा जाता है। पिछले तकरीबन 10,000 सालों से हम होलोसीन युग में हैं। इंसानी घुसपैठ से आ रहे बड़े बदलावों की वजह से कहा जाता है कि पिछले 70-80 सालों से हम एंथ्रोपोसीन युग में आ गए हैं। एंथ्रोपोस यानी इंसान। तो 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप में तेजी से हुई औद्योगिक तरक्की का सेहरा विज्ञान के माथे पर था। कई विचारकों ने कहना शुरू किया कि समाज, राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे ये सब विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। कुदरत के सच इंसान की वजूद से आज़ाद हैं, इसलिए मान लिया गया कि वैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से आज़ाद होकर काम करते हैं। जब कुदरत से हटकर हम समाज को देखते हैं तो जाहिर होता है कि सच क्या है ये जानना आसान नहीं है। जो दिखता है वो इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है, किस समाज, वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर का है। ज़ुबान, एहसास, तर्कशीलता और जज्बात से हमें सच की तलाश में मदद मिलती है, पर वह हर बात जिसे हम सच मानते हैं सचमुच सत्य हो कोई ज़रूरी नहीं। ज्ञान पाने के दीगर तरीकों के बनिस्बत विज्ञान के जरिए हम सत्य के और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, मतलब मेरे जैसे वैज्ञानिक मानते हैं। ज्ञान की निश्चितता पर सवाल उठते हैं तो जाहिर है कि विज्ञान पर भी सवाल उठेंगे। विज्ञान से हमारा मतलब ऐसे बौद्धिक औजार, तरीके और जानकारियों से है जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक करते हैं। समाज विज्ञान में इंसानी फितरत को समझने के लिए 1 मिलीमीटर से लेकर धरती से चांद तक की दूरी या सूरज की दूरी तक काफ़ी है, और वक्त का पैमाना भी एक पल से लेकर कुछ करोड़ सालों से ज़्यादा नहीं चाहिए। पर इंसानी फितरत की जटिलताएं इतनी हैं कि ज्ञान की विधाओं में समाज विज्ञान या मानविकी किसी मायने में कुदरत के विज्ञान से कम नहीं है। फिर भी हम बचपन से सुनते आए हैं कि यह विज्ञान का युग है। अदब और कला में अक्सर विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर गहरी चिंताएं रखी गई हैं। 1818 में मेरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन, 1886 में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, 1896 में H.G. वेल्स का द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, 20वीं सदी में आल्डस हक्सले का द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पीटर जॉर्ज का रेड अलर्ट जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज लव फिल्म बनी थी, बड़ी रोचक फिल्म है। उपन्यासों और फिल्मों में वैज्ञानिकों की छवि अक्सर तानाशाही प्रवृत्ति की दिखाई गई है जो दुनिया को तबाही की राह पर ले जा रहे हैं। करीब 11 साल पहले यूरोप में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से धुआं फैलने से कई देशों में हफ्ते भर हवाई उड़ानें बंद कर दी गई थी। स्लावोय ज़िज़ेक जो हमारे समय के बहुत बड़े चिंतक माने जाते हैं, उन्होंने इसे एक चेतावनी की तरह समझाया कि याद रखें कि इंसान धरती पर अनगिनत प्राणियों में से महज एक है। इन सभी आलोचनाओं से अलग भी कुछ बुनियादी चिंताएं हैं जिन पर मैं धीरे धीरे अपनी बातें रखूंगा। वैज्ञानिक पद्धति में खास तरह की तर्क संरचनाओं का इस्तेमाल होता है। होविशिका में करके देखने पर पूरा जोर डाला गया था। हमने करके देखा, जो मूलतः इंडक्शन या अनुगमन पर आधारित था। कुछ व्यावहारिक और कुछ दार्शनिक खासियतें हैं जो पद्धति के रूप में ज्ञान पाने के दूसरे तरीकों से विज्ञान को अलग करती हैं। व्यावहारिक स्तर पर विज्ञान में उन्हीं सवालों पर खोजबीन होती है जो कुदरत में है। किसी भी घटना पर अवलोकनों को दर्ज कर उस पर अनुमान लगाए जाते हैं। अनुमान ऐसे होने चाहिए जिनकी जांच हो सके। जैसे एक पंछी की तान उसे अपने माँ बाप से मिली है या वो अपने आप सीखता है, इन दो अनुमानों को जांच कर सही या गलत साबित किया जा सकता है। पंछी के अंडे को किसी और प्रजाति के पंछी के घोंसले में रखा जा सकता है और जाना जा सकता है कि जन्म लेने के बाद धुन परिवेश से नहीं माँ बाप से मिली है। जिन अनुमानों पर जांच नहीं हो सकती वे विज्ञान के दायरे के बाहर हैं। जांच के द्वारा मिले आंकड़ों के मुताबिक किसी अनुमान को स्वीकार या खारिज किया जाता है। लगातार प्रयोगों में मिले नतीजों से हम कुदरती कायदे जान सकते हैं।
बार बार दोहराई जांच, इनके आधार पर अनुमान, भिन्न अनुमानों पर आधारित प्रयोग, प्रयोगों में पाई जानकारी के आधार पर बनाए गए नियमों और आखिर में सिद्धांत तक पहुंचने की एक लंबी श्रृंखला है। मसलन कोई भी चीज़ अणुओं परमाणुओं की बनी है और ये कण एक दूसरे से अलग विचरते हैं, इस धारणा को वैज्ञानिक सिद्धांत बनने में तकरीबन 2000 साल लगे। परमाणु में नाभि और नाभि के बाहर क्या कुछ है, इसकी साफ समझ 100 साल पहले ही बनी। सिर्फ गुणात्मक नहीं, परिमाणात्मक आंकड़े चाहिए। मानविकी में हमेशा ऐसा नहीं होता, परिमाण या मात्रा की बात हमेशा नहीं की जाती। कविता या कला की खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं हो सकता। विज्ञान में जिन राशियों को मापा जाता है उन पर नियंत्रण होना भी लाजमी है। जैसे तापमान में बदलाव किया जाए तो इसका असर देखते हुए साथ में किसी और राशि में बदलाव नहीं हो सकता। इसी तरह कोई दवा कारगर है या नहीं, इसके लिए एक ही मर्ज के अलग अलग रोगियों को असली दवा और वैसा ही कुछ और देकर देखा जाता है कि दवा के असर में फ़र्क है भी या नहीं। अगर फ़र्क नहीं है तो दवा कारगर नहीं है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स इन्हें कहते हैं। अब इन सबसे अलग, मतलब ये व्यवहारिक पक्ष था वैज्ञानिक पद्धति का, इन सबसे अलग दार्शनिक पहलू हैं और इनमें से कुछ एक पर मैं कुछ बातें कहूँगा। पहले 2 बातें इतिहास और समाजशास्त्र पर। यूरोप में प्रबोधन और आधुनिक विज्ञान का उभार तकरीबन एक ही समय हुआ। आधुनिकता और विज्ञान को अक्सर एक दूसरे का पर्याय मान लिया गया और अभी भी ऐसा ही होता है। नवजागरण ने सत्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर विश्वास पैदा किया था, यानी कि न्यूटन का नियम है तो वो हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं कि यूरोप में लागू होगा और यहाँ नहीं होगा, या पुरुषों के लिए लागू होगा और स्त्रियों के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना, सार्वभौमिक है वो। नवजागरण ने सत्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर विश्वास पैदा किया था। इसके उलट उत्तर आधुनिक चिंतक स्थानीय परंपराओं को स्वीकार करते हैं, जो चाहे पूरी तरह तर्क आधारित हो या न हो। प्रबोधन ने कायनात में इंसान को स्वच्छंद अस्तित्व दिया, वो कुदरत का होकर भी कुदरत से अलग हो पाया। औद्योगिक विकास की रफ्तार के साथ इंसान ने कुदरत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के गुर बढ़ाए। हम कुदरत और कुदरत के साथ हमारे रिश्ते को लेकर सार्वभौमिक नियमों की तलाश और प्रस्तावना हुई। 19वीं सदी तक ये बात कुदरत से आगे इंसान के बनाए समाज तक आ गई। 20वीं सदी में रॉबर्ट मेटन ने विज्ञान के समाजशास्त्र की प्रस्तावना रखी, जिसमें विज्ञान को सामुदायिक, सार्वभौमिक, उदासीन और संगठित जिज्ञासा का शास्त्र कहा गया। फिर जल्दी ही विज्ञान की निरपेक्षता और समाज में वैज्ञानिकों के रुतबे को भी चुनौती मिली। सार्वभौमिक आख्यानों की धारणा पर सवाल उठे, जो बाद में उत्तर आधुनिक चिंतन बनकर सामने आता है। यूरो केंद्रिक सोच और यूरोपीय मुल्कों द्वारा उपनिवेशों की बेइंतहा लूट पर सवाल उठे। सदी के बीचों बीच तक नाभिकीय बम विस्फोट या उद्योगों के कारण पर्यावरण का विनाश बढ़ता चला था। ओजोन परत में छेद और मौसम का गर्म होते रहना जाहिर हो रहा था। विज्ञान की दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं था, पर ज़्यादातर आलोचना का संबंध सामाजिक राजनीतिक ढांचों से अधिक और खालिस विज्ञान से कम था। मसलन विज्ञान के पेशे में आज तक स्त्रियों की मौजूदगी बहुत कम है, पर क्या ये समस्याएं विज्ञान की हैं, जो ज्ञान पाने का एक साधन है, या उस पेशे की है जो वैज्ञानिक कहलाता है, या बृहत्तर समाज की हैं? ऐसे सवाल थे। 20वीं सदी की शुरुआत में दार्शनिकों में पुरजोर बहस जारी थी कि विज्ञान क्या है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म या तर्क आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ऐसी धारणा बढ़ रही थी। सूक्ष्म और स्थूल हर स्तर पर हमेशा प्रत्यक्ष तजुर्बा नामुमकिन है, इसलिए सीमित तजुर्बों को गणित और तर्क में बांधकर सैद्धांतिक समझ बनाना ज़रूरी है। 100 साल पहले बात यहीं तक थी, पर पिछली सदी में विज्ञान के दर्शन में लगातार बहसें चलती रहीं। यहाँ विशद चर्चा मुमकिन नहीं है, 2-1 बातें रख रहा हूँ। 6ठे दशक तक ये मान लिया गया था कि विज्ञान ज्ञान पाने का एक अनोखा तरीका है, जो देश काल या सामाजिक ऐतिहासिक हालात पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सार्वभौमिक तरीका है। पर थॉमस कुन ने 1962 में स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस यानी विज्ञान के इनकलाबों की संरचना नामक किताब लिखी। हमारे एक बहुत प्रिय, मैंने उनसे पढ़ा नहीं है, उनकी एक क्लास में मैं बैठा था, प्रिय अध्यापक अगम कुमार शुक्ल ने इसका अनुवाद किया है, अगम प्रसाद शुक्ल, AP शुक्ला, जिससे विज्ञान के सामाजिक पहलुओं और दर्शन का अध्ययन करने वालों में तहलका मच गया। कुंड ने वैज्ञानिक खोजों के इतिहास को गहराई से देखा था। उसने दिखाया कि ज़्यादातर वैज्ञानिक असल में अपने वक्त के मान्य सिद्धांतों के दायरे में ही काम करते हैं। ऐसे विज्ञान कर्म को कुंड ने नॉर्मल साइंस और मान्य सिद्धांतों का पैराडाइम कहा। कभी कभार कोई वैज्ञानिक खोज ऐसी होती है जो मान्य सिद्धांतों के मुताबिक समझ में नहीं आती है, इसे एनोमली कहा गया। जब ऐसी कई सारी एनोमली इकट्ठी हो जाती हैं तो नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं, यह पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है।
पैराडाइम शिफ्ट के साथ विज्ञान में ढांचागत इनकलाब आते हैं। सूर्य केंद्रिक ग्रहमंडल, परमाणुओं से पदार्थ की संरचना, जैविक विकास का सिद्धांत, क्वांटम गतिकी आदि ऐसे इनकलाबों की मिसाल हैं। पैराडाइम के सिद्धांत ने विज्ञान के आलोचकों को खुली छूट दे दी। चौतरफा हमला शुरू हुआ कि विज्ञान सामाजिक राजनीतिक प्रभावों से मुक्त नहीं है, यानी कि पहले जो माना गया था कि सामाजिक राजनीतिक प्रभावों से बिल्कुल मुक्त है, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी वगैरह हो चुका था ऑलरेडी, और बाद में अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से यूरोप में फैले खौफ के माहौल और पर्यावरण के विनाश जैसी आधुनिक जीवन की तमाम दीगर मुश्किलों की वजह से इस आलोचना को और ताकत मिली। ज्ञान विज्ञान की बातों में, सभी बातों में मुख्य समस्या ये है कि हम मान लेते हैं कि जो कुछ देखा जाना जाता है, हम उसे जो कुछ जाना जाता है उसे हम अपने से अलग कर सकते हैं। यह विवादास्पद है। दृश्य में दृष्टा के शामिल होने की समस्या ज्ञान पाने में सबसे बड़ी बाधा है। प्रकृति विज्ञान में एक हद तक इससे बचा जा सकता है, क्योंकि हम खुद प्रयोगों के आंकड़े दर्ज न कर मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञान में भी सूक्ष्म स्तर पर, यानी अणु परमाणुओं के गुणधर्मों पर दृष्टा का प्रभाव पड़ता है। आम वैज्ञानिक खोजों में ये प्रभाव नहीं दिखता है, पर समाज विज्ञान में आमतौर पर खोज करने वाले की पहचान शोध के नतीजे में हमेशा दिखती है। विज्ञान में प्रयोगों के चयन और आंकड़ों के विश्लेषण में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर जांच जरूरी हो जाती है। इसके बावजूद ये कहना सही नहीं है कि वैज्ञानिक नतीजे पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। विज्ञान पढ़ाना, पाठचर्या तय करना, यह सब सामाजिक पूर्वाग्रहों से आज़ाद नहीं होते। विज्ञान की भाषा कैसी हो? सिद्धांत तक पहुंचने के लिए गणित के जरिए अमूर्त विवरण जरूरी है। जब तक हमें भाषा नहीं आती, अमूर्तन जटिल है। जैसे आधुनिक कला या साहित्य उनकी समझ से परे हैं जो इसकी भाषा नहीं समझते। जटिलता को सहज बनाने के लिए अमूर्तन जरूरी है। मनोविज्ञान और मानव शास्त्र जैसे विषयों में हमेशा गणितीय विवरण मुमकिन नहीं है, पर आदर्श, यहाँ मैं मानव शास्त्र मतलब एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पर आदर्श भाषा गणित की ही है। पिछली सदी से बहुत सारा काम सैद्धांतिक या गणना का हो रहा है और इनसे मिले नतीजों का प्रयोगों में इस्तेमाल हो रहा है। गणित विज्ञान की भाषा है। हमेशा गणित पढ़ने पढ़ाने वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे, पर यह है, ऐसा है। साहित्य और कला में अमूर्तन अनेकार्थी होता है, पर विज्ञान में गणित का इस्तेमाल स्पष्ट मायनों के लिए किया जाता है। अक्सर बड़े सवालों को सहज और सुंदर ढंग से गणित की भाषा में कहा जाता है, और चूंकि हर कहीं गणित की पढ़ाई उम्दा स्तर की नहीं होती, इस वजह से विज्ञान का एक एलीट स्वरूप भी दिखता है। जाहिर है कि गैर बराबरी वाले समाज में यह बड़ी समस्या हो जाती है। होविशिका के समांतर समाज विज्ञान की तालीम का कार्यक्रम शुरू हुआ था, पर गणित पर कोई पहल न ली गई, यह सवाल रह जाता है। विज्ञान के मॉडल और उनकी आलोचना। गणित के इस्तेमाल की एक मिसाल लेते हुए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। कुदरत के जटिल खेल को सीमित दायरों में घेर कर टुकड़ों में मॉडल बनाना आधुनिक विज्ञान की नींव है। ये उसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी है। सरलीकरण विज्ञान की ताकत भी है, सीमा भी है। जटिल को समझने के लिए टुकड़ों में देखना एक औजार है, पर यह मीमांसा का एक पक्ष है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मसलन हम पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को लें। इसको समझने के लिए अगर पूरे जीव जगत का मॉडल बनाने की कोशिश करें तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा मॉडल दो जानवरों का हो सकता है, जैसे लोमड़ी और खरगोश। 1921 में, 100 साल पहले, लोटका ने इस तरह का मॉडल बनाया। इसे प्रे प्रीडेटर यानी शिकार शिकारी मॉडल कहा जाता है। अगर बहुत सारी लोमड़ियाँ हों या बहुत कम खरगोश हों तो दोनों जानवर जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अगर दोनों अच्छी तादाद में हों तो एक संतुलित स्थिति बनती है। इस मॉडल के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक इन चित्रों में आकार यानी ज्यामिति देखता है और उन्हें अलजेब्रा से समझता है। फिर वो राशियों में बदलाव को समझता है, जिसके लिए कैलकुलस का गणित है। अगर राशियों में संयोग का पुट हो तो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का इस्तेमाल करना होगा। अगर संयोग से बचें तो आज कंप्यूटर पर यह गणना 1 सेकंड में की जा सकती है। इस 1 सेकंड में मिले आंकड़ों से हम कुदरत में, जीव जगत में संतुलन को समझने की शुरुआत करते हैं। जटिल को समझने की शुरुआत सहज मॉडल के जरिए करना इंसान की फितरत में है। जैसे जैसे हम सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, गणना मुश्किल होती जाती है। एक अच्छा वैज्ञानिक इस बात को जानता है और अपने काम पर बात करते हुए वो पहले अपनी पूर्व धारणाओं को बताता है। इंसान की सामान्य सोच भी कुदरती तौर पर ऐसी ही होती है।
इसलिए जिन्हें लगता है कि जटिल को सहज संरचना में देखना मात्र ही विज्ञान है, जो कि अक्सर कई समाज विज्ञानी इस तरह की आलोचना विज्ञान की करते हैं, वे वैज्ञानिक पद्धति को बिना जाने ही अनुमान लगा रहे होते हैं। रिडक्शनिज्म, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, ये जो आलोचना है मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ ये कहते हुए। मॉडल बनाना विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में कोरोना की बीमारी के आंकड़ों को देख सकते हैं, तरह तरह के मॉडल सामने आए और इनके जरिए देखा गया कि लॉकडाउन होने या न होने से क्या कुछ हो सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल की ये बेहतरीन मिसाल थी। इनके पीछे जो सोच है उसे अक्सर वैज्ञानिक सोच कहते हैं। क्या वैज्ञानिक सोच या दृष्टि हमें अनुमान, अवलोकन, कुदरत के नियम से सिद्धांतों तक की यात्रा पर ले चलती है? वैज्ञानिक सोच के बिना हम इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। पर कोई सिद्धांत तभी वैज्ञानिक कहलाता है जब वो उन विशेषताओं पर खरा उतरे जो वैज्ञानिक पद्धति के साथ जुड़ी हैं। दूसरी ओर यह भी होता है कि कोई अपने काम में सटीक वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है पर वो वैज्ञानिक सोच को नहीं अपना पाया है। भारतीय वैज्ञानिकों में यह बात आम है। इसलिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और भरपूर सुविधाओं के बावजूद हमारा काम अक्सर पश्चिम में हो रहे शोध की नकल मात्र रह जाता है। हमारे सामाजिक राजनीतिक विचारों में पिछड़ापन भी इसी वजह से है। इन सबसे अलग कुछ बातें हैं जो विज्ञान की संरचना से जुड़ी हैं, जैसे प्रयोग करते हुए किसी वस्तु या प्राणी से छेड़छाड़ किस हद तक हो, इसकी सीमा क्या हो। जीनोमिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी और नाभिकीय विकिरण आदि पर शोध के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। पेशेवर वैज्ञानिकों ने अपने लिए नैतिक मानदंड बनाए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून हैं जो जंतुओं पर हिंसा या किसी भी नुकसानदेह शोध पर रोक लगाते हैं। ये कानून किस हद तक लागू हो वो स्थानीय स्तर पर लोगों पर निर्भर करता है। शोध के सवालों के चयन को लेकर भी समस्याएं हैं। विज्ञान में सामुदायिक स्वीकृति अहम है, इसलिए उन सवालों पर ज़्यादा काम होता है जिन्हें पश्चिमी मुल्कों के वैज्ञानिक अहमियत देते हैं। भारत में 50 साल पहले कैंसर की बीमारी पैसे वालों और यक्ष्मा गरीबों की बीमारी थी, पर शोध का ज़्यादातर काम कैंसर पर ही हो रहा था। प्रजनन और जन्म निरोध पर स्त्रियों के साथ खतरनाक प्रयोग किए गए, जबकि पुरुष के जननांग जिस्म के बाहरी ओर होने से उन पर प्रयोग कहीं ज़्यादा आसान होता। गंभीर स्त्रीवादी आलोचना पेशे में प्रतिनिधित्व के सवाल से आगे जाती है। शोध में सवालों के चयन और विज्ञान की भाषा आदि को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। 1988 में हाइपाटिया पत्रिका में बायोलॉजी एंड जेंडर स्टडी ग्रुप की ओर से आए एक लेख में कहा गया, बायोलॉजी इज सीन नॉट merely as a privileged oppressor of women but as a co-victim of masculinist social assumption। बायोलॉजी में महज स्त्रियों की प्रताड़ना की खासियत है ऐसा ही नहीं, बल्कि ये विषय या विधा पुरुष प्रधान सामाजिक मान्यताओं का शिकार भी है। विषय अपने आप में शिकार होता है भेदभाव का। We see feminist critique as one of the normative controls that any scientist must perform whenever analyzing data। हर वैज्ञानिक को आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए स्त्रीवादी आलोचना को एक शर्त की तरह ध्यान में रखना चाहिए। Narratives of fertilization and sex determination traditionally have been modeled on the cultural patterns of male-female interaction, leading to gender associations being placed on cells and their components। पुरुष प्रधान मान्यताओं की वजह से पारंपरिक रूप से निषेचन और लिंग जांच के मॉडल स्त्री और पुरुष के बीच सांस्कृतिक टकराव के आधार पर बने हैं, जिसकी वजह से कोशिकाओं और उनके अंदर के हिस्सों पर भी जेंडर की खासियत चस्पा कर दी गई है। Masculinist assumptions have impoverished biology by causing us to focus on certain problems to the exclusion of others, and they have led us to make particular interpretations while equally valid alternatives were available। पुरुष प्रधान मान्यताओं की वजह से जीव विज्ञान को ये नुकसान हुआ है कि हम कुछ सवालों को छोड़कर कुछ पर ही गौर करते हैं जिनसे खास किस्म के निचोड़ निकाले गए हैं, जबकि इतनी ही सही वैकल्पिक समझ भी बन सकती थी। स्त्रीवादी आलोचना ये आग्रह रखती है कि वैज्ञानिक प्रयोगों को करते हुए जेंडर से जुड़े पूर्वाग्रहों पर सोचना और उनसे बचना या उनसे निजात पाना बाकायदे ज़रूरी है, यानी इसे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल मानना ज़रूरी है। मसलन ये आम समझ है कि प्रजनन में पुरुष के लाखों शुक्राणुओं में से कोई एक दो ही स्त्री के गर्भाशय की नाल में अंडाणु को निषेचित करते हैं। इसका वैकल्पिक विवरण ये हो सकता है कि स्त्री के गर्भाशय में अंडाणु किसी एक दो शुक्राणु को ही स्वीकार करता है, और अंडाणु के कोशिका के बाहर माइक्रोविल नाम के कुछ धागे जैसे होते हैं जो शुक्राणु को पकड़ते हैं। भाषा सत्ता समीकरण को बदल देती है। पुरुष प्रधान वैज्ञानिक समुदाय में पितृसत्ता हावी रहेगी, इसमें अचरज नहीं है।
विज्ञान से मूल्य निरपेक्ष होने की तवक्को है जो मुमकिन नहीं लगती। मैंने इन बातों को गहराई से नहीं पढ़ा है, पर सतह से नीचे जाने की कोशिश की है। और बात सिर्फ जेंडर की नहीं, बल्कि हर तरह के पूर्वाग्रहों के लिए सोचना ज़रूरी है। कुदरत के सच ढूंढते हुए हम दरअसल अपने सच उजागर कर रहे होते हैं। सत्य की तलाश में हर तरह की सामाजिक पहचान के साथ हमें लोहा लेना होगा। तो सवाल यह है कि क्या विज्ञान पढ़ने पढ़ाने में कुदरत के कायदों के अलावा सामाजिक कायदों पर भी सवाल उठाने हैं? यानी प्रकृति विज्ञान और समाज विज्ञान को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इस प्रसंग में चुनिंदा दो बातें रख रहा हूँ जो मेरे लिए बेचैनी का सबब रही हैं। एक बात जो बहुत पहले ही साफ दिखने लगी थी वो भाषा से जुड़ी थी। होविशिका की किताबों यानी बाल वैज्ञानिक में भाषा को आसान रखने की पूरी कोशिश थी, जैसे शोभा जी ने भी आपसे कहा। पर हिंदी में लिखी विज्ञान की दीगर किताबों में विज्ञान की भाषा जटिल थी और आज भी है। शायद 1988 में मैंने ज्ञानरंजन को लिखा था कि हिंदी में विज्ञान लेखन हिंदी भाषियों के खिलाफ षड्यंत्र है। इसके बाद जब भी मौका मिला है लगातार इस बारे में मैं कहता रहा हूँ। होविशिका में काम कर रहे साथियों के साथ भी चर्चाएं हुई हैं। यह मांग कि विज्ञान की एक मानक शब्दावली होनी चाहिए मुझे तंग करती रही है। इसके पीछे समझ यह है कि यूरोपीय ज़बानों में विज्ञान की तरक्की के साथ मानक भाषा बनती चली थी। यह बात सच है, पर एक तरह का अर्ध सत्य है। नवजागरण में पहला हमला भाषा पर हुआ था। धर्म और दर्शन की किताबों को जनता की भाषा में लिखने की मांग थी। गौर कीजिए कि हमारे यहाँ भी भक्ति आंदोलन पंडितों की भाषा में नहीं हुआ था। फरीद वासवन्ना से लेकर कबीर, नानक, लालन तक ये हमेशा ही जनता की भाषा में हुआ था। पश्चिम में विज्ञान की भाषा लगातार सरल और सहज होती रही है। इसके उलट हमारे यहाँ पिछले 150 सालों में कृत्रिम संस्कृतनिष्ठ शब्दावली गढ़ी गई। पिछली सदी के बड़े वैज्ञानिकों में से एक रिचर्ड फाइनमैन ने छोटे बच्चों को विज्ञान सिखाने की भाषा के मुद्दे पर कहा है कि शब्द सीखना ज़रूरी है, पर पहले हमें विज्ञान सीखना है। चाबी घुमाने पर खिलौना क्यों चलता है, इसके जवाब में एनर्जी शब्द पर प्रतिक्रिया देते हुए वे कहते हैं कि आप तो ये कह दो कि खुदा खिलौना चला रहा है। हिंदुस्तानी ज़बानों में विज्ञान की शब्दावली को आप मजाक कह सकते हैं या एक खौफनाक सपना। किसी ज़बान को कत्ल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। मेरी सीमित समझ यह है कि विज्ञान पढ़ाते हुए हमें अपनी तमाम जिंदा ज़बानों में मौजूद तकनीकी शब्दावली को वापस ढूंढ लाना साथ साथ करना होगा। यानी कि इसको भी एक नॉर्मेटिव कंट्रोल की तरह हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बेचैनी ये सवाल है कि विज्ञान की पढ़ाई से आलोचनात्मक सोच किस हद तक बढ़ी। मसलन मेर्टन के विवरण मुताबिक सार्वभौमिकता की कोई समझ क्या हम में बनी है? भारतीय मूल के किसी अमेरिकन वैज्ञानिक की कामयाबी पर हम उसके विज्ञान पर कम और उसके भारतीय मूल के होने पर ज़्यादा शोर मचाते हैं। दक्षिण एशिया में देश और परंपरा के नाम पर हमें कोई भी बहका सकता है। देशभक्ति के नाम पर सियासी लुटेरे जो कहर बरपा रहे हैं, क्या विज्ञान का इससे कोई लेना देना है या नहीं? देश और देशभक्ति पर पंजाबी के दलित कवि लाल सिंह दिल की कविता मातृभूमि याद आती है। प्यार का भी कोई कारण होता है, महक की क्या कोई जड़ होती है? सच का हो न हो मकसद कोई, झूठ कभी बेमकसद नहीं होता। तुम्हारे नीले पहाड़ों के लिए नहीं, न नीले पानियों के लिए, यदि ये बूढ़ी माँ के बालों की तरह सफ़ेद रंग भी होते तब भी मैं तुझे प्यार करता, न होते तब भी मैं तुझे प्यार करता। ये दौलतों के खजाने मेरे लिए तो नहीं, चाहे नहीं, प्यार का कोई कारण नहीं होता, झूठ कभी बेमकसद नहीं होता। खजानों के सांप तेरे गीत गाते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। लाल सिंह दिल वैज्ञानिक नहीं थे, वे तो बहुत कम पढ़े हुए थे, पर देशभक्ति पर आलोचनात्मक सोच उनमें थी जो वैज्ञानिकों में नहीं दिखती। पिछले कई दशकों से धरती पर तरह तरह के संकट छाए हुए हैं, जिनकी एक बड़ी वजह बड़े पैमाने पर जंगी असलाह का व्यापार और चारों ओर बढ़ता फौज तंत्र है। क्या विज्ञान इस बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचने की काबिलियत पैदा करता है? पिछली सदी में जंगें और मुनाफाखोरी ने विज्ञान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका दिखलाई है। जैसे इनकी वजह से नाभिकीय ऊर्जा, सूचना के विज्ञान और आधुनिक दवाओं के उत्पादन आदि जैसे विषयों में बड़ी तरक्की हुई है। ये केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। बुनियादी विज्ञान में बड़ी तरक्की सामाजिक ताकतों की घुसपैठ से हुई है। आज जंगें लड़ने वाले दफ्तरी क्लर्कों जैसे शख्स हैं जो विशाल भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दूरियां लांघ कर ड्रोन और लेज़र की मदद से प्रिसिशन किलिंग यानी ऐन निशाने के कत्ल करते हैं, जिनमें अक्सर गलतियां होती हैं और आम नागरिक मारे जाते हैं। कुछ साल भर पहले अफगानिस्तान में ऐसा हो चुका है। क्या विज्ञान पढ़ते पढ़ाते हुए हम इन बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? मैं अक्सर सोचता हूँ कि 1988 में हरदा में मेरे अंदर जो शख्स चीखता था कि दीवारों पर लिखे फतवे कि हिंदुस्तान में रहना है तो कैसे रहना होगा, ये गलत हैं, वो कैसे सामने आता? मेरी ट्रेनिंग मुझे बतलाती है कि नहीं, विज्ञान के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप विक्षिप्त हो रहे हैं या कि आप आसपास विक्षिप्त हो रहे समाज से परेशान हैं। तो आखिर हमारा मकसद क्या था?
क्या वो महज एक कीट के जीवन चक्र को समझने का था, या कि संयोग और संभाविता के अध्याय से प्रेरित होकर बेंगलुरु के विज्ञान अकादमी की पत्रिका में एक पर्चा लिखने तक का था? शायद वो एकमात्र पर्चा है जिसमें होशंगाबाद विज्ञान को रेफरेंस साइट किया गया है, जो रेजोनेंस मैगजीन के लिए मैंने लिखा था, किसी कुछ और बातों का जिक्र करते हुए। मैं जनविज्ञान में सक्रिय दीगर संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा हूँ। अक्सर मीटिंग्स में सवाल उठाता हूँ कि हमारे बीच स्त्रियों या हाशियों पर खड़े दूसरे तबकों के लोगों की तादाद कम है। बात चलती है तो हर कोई कहता है कि यह हाल सुधारना है। मैं नाम पेश करता हूँ जिनसे हमें बात करनी चाहिए और साथ लाना चाहिए। कोई ना नहीं कहता, पर 5 साल 6 साल गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता। आखिर मैं चुप कर जाता हूँ। ये विज्ञान का सवाल नहीं है, पर ऐसा है तो मैं विज्ञान या जनविज्ञान से जुड़कर क्या कर रहा हूँ? मुझे ये सवाल बेचैन करता है। पारंपरिक जवाब यह है कि विज्ञान और समाज दो अलग खित्ते हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान और मजहब दो अलग खित्ते हैं जिनको जबरन जोड़ने की नाकामयाब कोशिश में विपुल परिमाण कागज खपाया गया है। विज्ञान जनसंघर्ष नहीं है। मुमकिन है कि जनविज्ञान आंदोलन में सामाजिक पूर्वाग्रहों की समझ और उनसे बचने के सवाल को भी विज्ञान कर्म की सावधानियों में से एक माना जाता तो हम पाठचर्या और पाठ्यक्रम में खास बदलाव देख पाते, जो हमें आसपास हो रही सामाजिक घटनाओं के बारे में कुछ कहते। क्या कहते ये तो नहीं कहा जा सकता, पर कुछ कहते। मैं ठीक नहीं जानता कि वो कैसे बदलाव होते, क्योंकि मैं खुद अपनी ट्रेनिंग की वजह से पारंपरिक सोच में कैद हूँ। ये ज़रूर है कि इनकलाबी समाजों में विज्ञान और दीगर पेशों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है, जैसा न केवल क्यूबा या इनकलाबी रूस या चीन में देखा गया है, बल्कि इराक, लीबिया, सीरिया तक में हुआ है, जिन्हें हाल के दशकों में अमेरिकी साम्राज्यवादी हमलों ने तबाह कर दिया है। क्यूबा के बारे में जग जाहिर है कि सेहत के खित्ते में उस छोटे मुल्क ने कमाल की तरक्की हासिल की है। पश्चिमी मुल्कों में अब ये बात मान ली गई है कि विविधता से सामूहिक काबिलियत और उत्पादन में बढ़त होती है। आज ही मैं फिजिक्स टुडे में, एक अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की मैगजीन है, फिजिक्स टुडे में प्रकाशित थॉमस दुराकेविट्स का एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें कुछ लाइनें हैं कि डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ रिच, वाइब्रेंट एंड फ्रूटफुल डिस्कशंस, कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस। ओनली थ्रू ब्रिंगिंग टुगेदर एंड कनेक्टिंग रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, डिसिप्लिन्स एंड व्यूज कैन वी मेक प्रोग्रेस, वगैरह वगैरह। विविधता से सघन, जोशीले और मानीखेज चर्चाएं हो पाती हैं, जो आधुनिक विज्ञान की बुनियाद हैं। विविध पृष्ठभूमि, संस्कृति और विधाओं से आए और जुड़े शोधकर्ता ही तरक्की कर पाएंगे। और अगर आप इंटरनेट पे देखें तो ऐसे दर्जनों पर्चे आज आपको दिख जाएंगे। जिन संकटों से आज हम गुजर रहे हैं, उनके मद्देनज़र ये सोचना ज़रूरी है कि अगर विज्ञान के साथ इन बातों का लेना देना नहीं है, तो क्या विज्ञान का कोई औचित्य भी है? कुदरत और कुदरत के साथ हमारे रिश्ते पर मनन सुंदर है, एक तरह का गहन अध्यात्म है, पर कुदरत तब तक मानीखेज है जब तक हम जिंदा हैं। कोगितो एर्गो सुम, संज्ञान में आती बातों से ही मेरा वजूद है, देकार्त का यह कालजयी कथन आधुनिक विज्ञान की शुरुआत है। इसलिए जो संकट हमारे जीवन के लिए खतरनाक हैं, या अगर हम जिंदा रह भी गए तो ये इन संकटों के साथ कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम, जहां हमारे दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो रही है और नफ़रत के सौदागर हमें अपना गुलाम बना रहे हैं। फिर से सोचता हूँ कि हमें कंसेप्चुअल छलांगे मारनी होंगी। क्या हम ये छलांगे ले पा रहे हैं? क्या हमारी पहचान हमें ऐसा करने देती है? जो अंधेरा ज्ञान से ही उपजता है, वह घमंड जो हर ज्ञानी में ही दिखलाई पड़ता है, उससे हम कैसे बचें? अक्सर वैचारिक मतभेद की वजह से हम अलग रास्तों पर चल रहे होते हैं, पर गौर करें तो पाएंगे कि ये मतभेद सचमुच इतने गहरे होते नहीं हैं कि वे हमें साथ काम करते रहने से विमुख करें। जिन कारणों से हम साथ काम नहीं कर पाते, वे अक्सर निजी अहम या रिश्तों की जटिलताओं से उपजे होते हैं। जो ज्ञान हमें बेहतर इंसान न बनाए, जो अपने और दूसरों के जीवन में बेहतरी न ला पाए, उसका फ़ायदा क्या? इसलिए लड़ाई सिर्फ औरों से नहीं, खुद से भी लड़नी है। गुरुदेव रविंद्र से मैं सीखता हूँ, आमी कान पेते रोई, ओगो आमार आपन हृदयर गहन दारे कान पेते रोई। मैं कान खुले रखता हूँ, अपने रूह की गहराइयों के दर पे कान खुले रखता हूँ। बुल्ले शाह को सुनता हूँ, पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। इसके पहले कबीर कह गए हैं कि ढाई आखर प्रेम का, इस ढाई आखर को पाने का कोई स्रोत नहीं है, इसे खुद ही अपने अंदर पाना होता है। सवालों के बिखराव में भी कुछ सुंदर हमेशा साथ रहता है, जो हमें वापस विज्ञान की ओर ले आता है। आइंस्टाइन का एक कथन जो हर कहीं मिलता है, आपने भी कई बार सुना होगा, इसी से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बात जानी है, हकीकत के बरक्स सारा विज्ञान कर्म बचकाना और पिछड़ा दिखता है, पर हमारे पास इससे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। One thing I have learned in a long life
all our science measured against reality is primitive and childlike, and yet it is the most precious thing we have. आइंस्टाइन है, कुछ और अहम है। इसके बाद जो निर्भय गायन है वह अहम है। अहम है क्योंकि वो उस मीमांसा तक हमें ले जाता है जो अमन और मोहब्बत का विज्ञान है। शुक्रिया। कहानी पढ़ी, खत लिखा, नहीं की नफरत किसी से, नहीं की नफरत किसी से, नहीं किया लालच, नहीं किसी को मारा, नहीं किया लालच, नहीं किसी को मारा। आसमान देखा, देखा पेड़ों पर चढ़ते बच्चों को, आसमान देखा, देखा पेड़ों पर चढ़ते बच्चे, देखी लाल चोंच वाली चिड़िया, देखी लाल चोंच वाली चिड़िया। कल भी ऐसा ही हो जीवन, कल भी ऐसा ही हो जीवन हो मन। लालटू की इन पंक्तियों के साथ, इस ख्वाहिश और उम्मीद के साथ भी कल भी ऐसा ही हो जीवन। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभूति, मनोज, ओजस, टुलटुल, लालटू, शोभा जी और आप सभी लोग, सभी दोस्त, सभी मित्र जो इस कायनात के इस सहयोग से आज शाम यहाँ इकट्ठे हो गए। एकलव्य की पूरी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।